नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी लर्निंग पॉइंट पर। और आज हम डिटर्मिनेंट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमने डिटर्मिनेंट्स की 3 प्रॉपर्टी इससे पहली वीडियो में पढ़ी थी, जो डिटर्मिनेंट्स पार्ट 2 के नाम से आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट 3 प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट की है वो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, इफ़ each element of a row of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। इनका कहने का मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि अगर मान लो जैसे हमारा मैट्रिक्स हम पढ़ते थे, मैट्रिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था, कोई मैट्रिक्स है A1 A2 ऐसे करके, ठीक है, और कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो अगर मैं बाहर किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करता था तो उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता था कि वो कांस्टेंट हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था, हर एक रो में। ठीक है, हर एक रो में मल्टीप्लाई होता था वो एलिमेंट। लेकिन डिटर्मिनेंट में इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ। मान लो अगर मैं किसी एक रो को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो किसी पहली रो को मल्टीप्लाई कर दिया k से। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि अगर एक रो में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना किसी कांस्टेंट की, तो आपकी जो पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू आनी थी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दो। जो अब जो नया डिटर्मिनेंट बन के आया उसकी वैल्यू उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। मतलब ये है सिंपल सी भाषा में, मान लो इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू आनी थी कोई भी मान लेते हैं L। ठीक है, L वैल्यू आनी थी। अब जो मैंने क्या किया, अब मैंने इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में k की मल्टीप्लाई कर दी है, k A1 k B1 k C1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी k इंटू, और ये जो ऊपर सेम टू सेम L। ठीक है, मतलब एक रो में k की मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी उसमें पूरे में k की मल्टीप्लाई कर दो तो बात सेम ही रहेगी। ठीक है, आप या तो इसको सोल्व कर लो, ठीक है, या फिर आप इसको सोल्व करके इसमें k की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपने एक रो में k की मल्टीप्लाई करी है तो आप एक बार k की मल्टीप्लाई कर दो पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में, दोनों बराबर होंगी। ठीक है, अगर मान लो मैं यही काम ऐसे करता, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज बताता हूँ कि k की मल्टीप्लाई करी रो 1 में और इसमें कर दी L की, L, इसमें कर दी M, मतलब सेकंड रो में तो कर दी L की, थर्ड रो में कर दी M की, और फर्स्ट रो में हमने करी हुई है k की। तो क्या होता, तो हमारे जो ऊपर वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी उसमें क्या फ़र्क आता, मान लो ऊपर वाले की वैल्यू कैपिटल L आ रही थी। ठीक है, तो अब नीचे वाले की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल, इसमें इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, k L M, और ये ऊपर कैपिटल L। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कोई भी अगर आप एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो, अगर मान लो मैंने बाहर किसी के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करी तो वो ज़रूरी नहीं है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है कि वो एलिमेंट आपको बताना पड़ेगा कि आप रो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, रो 2 के साथ कर रहे हो, या रो 3 के साथ कर रहे हो, या फिर आप कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3 के साथ, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको एक एक के साथ अलग अलग करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये यहाँ पर फ़र्क है। अगर मान लो यहाँ पे भी k होता है, यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k, यहाँ पर भी k, यहाँ पर भी k, और यहाँ पर भी k, तो अगर आप इसमें से k कॉमन ले रहे हो तो सिर्फ आप ऐसे नहीं लिख सकते कि जैसे मैट्रिक्स में लिखते थे कि सब में से कॉमन ले लेते थे हर एक एलिमेंट में से। तो मैट्रिक्स में क्या करते थे, A1 A2 A3 इस तरीके से, और B1 B2 B3 इस तरीके से लिख देते थे हम। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमें एक बार k लेना पड़ेगा इस रो 1 में से कॉमन, यानी कि एक बार k, फिर दूसरा k लेना पड़ेगा रो 3 में से कॉमन, यानी कि मल्टीप्लाई करो, एक बार और k कॉमन लिया, तीसरा k इस 3 में से, थर्ड रो में से एक बार और k, फिर ये डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा ऐसे A1 B1 C1। ठीक है, यानी कि आपने 3 बार k कॉमन लिया, एक रो 1 में से, एक रो 2 में से, एक रो 3 में से। ठीक है, तो इसका मतलब k की पावर 3 कॉमन लिया आपने। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। अगर मान लो मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ कि अगर मैं अब इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दूँ तो क्या होगा, k A1 लिखा, इस कॉलम को छुपाया, इस रो को छुपाया, और B2 C3 माइनस B3 C2। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम। तो वही हमने यहाँ लिख दिया, ये रहा
फिर क्या करते हैं, बीच में माइनस आएगा, फिर ये लिखेंगे, फिर इस कॉलम को छुपा लेंगे, इस रो को छुपा लेंगे, ठीक है। A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, KC1 लिखेंगे। आप एक्सपेंड कर सकते हो फिर इसको इस तरीके से, ठीक है। कॉलम को छुपाया, रो को छुपाया और इनको डिटरमिनेंट निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब सब में देखो, यहाँ पे भी K आ रहा है, यहाँ पे भी K, यहाँ पे भी K, इन सब में से K कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा अब, ये सिर्फ, ठीक है, यहाँ से ये बचेगा, K नहीं आएगा। तो आप खुद ध्यान से देखो, तो अब जो अंदर वैल्यू आ रही है, ये वाली जो वैल्यू है, ये सिंपल डिटरमिनेंट की वैल्यू है, इस वाले की, ठीक है, इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले वाला डेल लिख सकता हूँ, ये रहा डेल, और बाहर K था ये हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार K की मल्टीप्लाई, एक रो में मल्टीप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ा, उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू में उस स्केलर की मल्टीप्लाई होगी। आप या तो एक रो में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या आप पूरे के पूरे उस डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर लो, K की बराबर है। और अगर आप हर एक रो के साथ, ऐसा कॉलम के साथ भी हो सकता है, मान लो इस कॉलम के साथ मैंने, कॉलम 1 के साथ मैंने K की मल्टीप्लाई कर दी, तो जब भी ये रिजल्ट आएगा कि अगर एक कॉलम के साथ किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करी है तो पूरे डिटरमिनेंट के साथ उस स्केलर की मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है। अगर मैं यही प्रोसेस हर एक कॉलम के साथ या हर एक रो के साथ करता हूँ, तो जितने नंबर ऑफ रो है, या आप ये कहो जितने नंबर ऑफ कॉलम है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं डिटरमिनेंट में, ठीक है, तो उतने ही आपको उतनी बार ही उसको बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, उस स्केलर को, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये मैंने बता ही दिया कि सिंस डेल की वैल्यू क्या है, ये है हमारी, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये डेल इसलिए लिखा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू आप यहाँ से बाहर K कॉमन ले सकते हो इस पूरी एक रो में से, ठीक है, और ये ऐसे कैसे लिख सकते हो डिटरमिनेंट, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो मुझे देखो, मैं सिंपली कर सकता हूँ रो 3 के अलॉन्ग, रो 2 के अलॉन्ग, क्योंकि ये छोटी छोटी सी वैल्यूज़ हैं, लेकिन ऊपर जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी है, 102, 18, 36, मतलब मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो में से, ठीक है। तो हमने देखा कि हाँ, इन सब में 6 कॉमन है, 6 फैक्टर जो है कॉमन है, तो हमने इसको लिख के दिखा दिया। ऐसा 6 × 17 लिख सकते हैं, इसको 6 × 3, इसको 6 × 6, तीनों में 6 कॉमन है। तो हमने क्या किया, 6 जो है टेकिंग आउट 6 फ्रॉम R1, यानी कि रो 1 में से 6 को बाहर ले लिया। देखो अब आप ध्यान दो, हमने पूरे में से नहीं लिया 6 बाहर, हमने सिर्फ रो 1 में से लिया। और मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, हम जो कॉमन लेते थे मैट्रिक्स में, वो पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन लिया जाता था, या कुछ मल्टीप्लाई करते थे तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अब देखो ये 6 ले लिया बाहर। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत आसान तरीका है। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी 3 कि अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, यानी कि बिल्कुल सिमिलर हो किसी डिटरमिनेंट के, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, तो रो 1 और रो 3 दोनों क्या है, सिमिलर है, सेम है एकदम, ठीक है। तो 17, 3, 3, 6, 6, इसका मतलब सिंपल क्या है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, आपको आगे सोल्व भी नहीं करना, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी 5 में क्या है, इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो, if sum or of all elements of a row or a column of a determinants are expressed as the sum of 2 terms, then the determinants can be expressed as the sum of 2 determinants। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई मैट्रिक्स आपको इस तरीके से गिवन है कि आप उसे इस तरीके से लिखवा रहे हो कि कोई बहुत बड़ा मैट्रिक्स था, यहाँ पे लिख रहा था मान लो 100, ठीक है, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300 और नीचे कुछ और, ठीक है, कुछ भी, ये 0 नहीं है, कुछ एलिमेंट्स ऐसी। तो आप अगर इसको छोटा कर सकते हो इस तरीके से कि मान लो मैं 50 + 50 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 100 + 100, सॉरी प्लस है ना, इसको लिख सकते हैं 200 + 100, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 150 + 150। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मैं मेरा ऐसे लिख सकता हूँ मैं A1 + λ1, ठीक है, A1 + λ1, A2 + λ2, A3 + λ3, नीचे ये कोई भी एलिमेंट इस तरीके से, ठीक है। तो आप 2 डिटरमिनेंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, एक तो A1 के अलॉन्ग, ठीक है, एक तो आप कर सकते हो A1 के अलॉन्ग, और दूसरा कर सकते A1, A2, A3 के अलॉन्ग, ठीक है, और दूसरा कर सकते हो आप λ1, λ2 और λ3 के अलॉन्ग।
तो देखो कैसे राइट हैंड साइड में मैंने किया है, ये रहा पहले तो A1 A2 A3, ये रहा A1 A2 A3, ये सेम टू सेम ऐसे लिखने हैं यहाँ पे, फिर λ1 λ2 λ3 और ये नीचे वाले सेम टू सेम लिखने हैं ऐसे। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो ये ऐसा क्यों लिखा है हमने, जब मैं एक्सपेंड करूँगा इसको रो 1 के अलोंग तो देखो क्या आएगा, पहले A1 प्लस λ1, ये रहा A1 प्लस λ1, नीचे इसकी इनका डिटर्मिनेंट, ठीक है वो ये रहा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे A2 प्लस λ2, ये रहा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे B1 C3 माइनस C1 B3, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, तो डिटरमिनेंट तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप नीचे ध्यान दो तो मैं एक बार तो A1 के साथ दे देता हूँ इस मल्टीप्लाई को अंदर, और एक बार λ1 के साथ दे देता हूँ। ऐसे यहाँ पे A2 के साथ दे देता हूँ इस मल्टीप्लाई को, और एक बार λ2 के साथ दे सकता हूँ, एक बार A3 के साथ दे देता हूँ इस मल्टीप्लाई को, और एक बार λ3 के साथ दे देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इन सबको अलग अलग लिख लिया। देखो A1 के साथ अलग लिख लिया, फिर λ1 के साथ करी ये रहा, A2 के साथ ये रहा, λ2 के साथ ये रहा, इस तरीके से अलग अलग कर लिया हमने इसको। मैंने ये खोले नहीं है ब्रैकेट, ठीक है, बिल्कुल भी ये जो ब्रैकेट थे खोले नहीं है मैंने, बस अलग अलग दे दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान दो तो A1 A2 और A3 वालों को एक साथ ले लूँ मैं, ये रहा A1 A2 A3 वालों को, और λ1 λ2 λ3 वालों को एक साथ ले लूँ, ये ले लिया। अब आप ध्यान दो तो ऊपर बिल्कुल देखो सेम टू सेम चीज़ आ रही है, बस यहाँ पे अगर हमारा जो ऊपर एलिमेंट था यहाँ पे A1 ये, और इसके साथ क्या आया पूरा का पूरा इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे, ठीक है। अब इतना है कि A1 आ रहा है और उसके साथ पूरा डिटर्मिनेंट आ रहा है, देखो A1 और उसका पूरा डिटर्मिनेंट, A2 आ रहा है और उसका डिटर्मिनेंट आ रहा है ये रहा, मतलब नीचे इन सब का इस तरीके से, फिर A3 आ रहा है ये रहा, ठीक है, और फिर इन सब का डिटर्मिनेंट ये रहा, ठीक है। दूसरी बार में क्या आ रहा है, दूसरी बार में हमारा आ रहा है λ1 λ2 λ3 के साथ, देखो यहाँ पे λ1 λ2 λ3 के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो λ1 λ2 λ3 के साथ हमारा जो यहाँ पे आ रहा है, इसको हम अलग डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं सेम टू सेम ऊपर, ठीक है। और ये वाला A1 A2 A3 के अलोंग हो गया, और ये वाला λ1 λ2 λ3 के अलोंग हो गया। तो इसका मतलब हम क्या हुआ, हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, मान लो A प्लस एक्स प्लस बी वो सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे फिर B प्लस वाई, ठीक है, C प्लस जेड, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन होगा और यहाँ पे, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन होगा आपको यहाँ पे। तो कहेंगे सोल्व करने के लिए ऐसे डिटर्मिनेंट यहाँ पे आएगा x y z, ठीक है, और आपका यहाँ पे कुछ भी A B C मान लो, ठीक है। ये तो हम इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, देखो एक तो डिटर्मिनेंट बनेगा हमारा इन से, ठीक है, इन से देखो क्या बन के आएगा A B C एक्स वाई जेड ए बी सी। आप सोचो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो, क्यों, ए बी सी और ए बी सी दो रो सेम हो गई, जीरो हो गया। दूसरा डिटर्मिनेंट हमारा बन के आएगा प्लस लगा के बीच में, ऐसे जैसे यहाँ लगाया हुआ हमने प्लस, ठीक है, एक्स एक्स ए वाई वाई बी जेड जेड सी। तो देखो एक्स वाई जेड दोनों सेम रो है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट जीरो आ गया। मतलब आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने में आसानी होगी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी की। अब देखते हैं प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन आर आई इक्वल टू आर आई प्लस के आर जे, या सी आई टेंस टू सी आई प्लस के सी जे, ठीक है, या तो आर आई टेंस टू आर आई प्लस के आर जे, या सी आई टेंस टू सी आई प्लस के सी जे। अब ये क्या है, हमने मैट्रिक्स में एक ऑपरेशंस पढ़े थे, तो उसमें हम क्या करते थे, हमने जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े थे तो हम क्या करते थे, इनको जीरो बनाने की कोशिश करो या इसको 1 2, तो मतलब इस्तेमाल करते थे एलिमेंट्री ऑपरेशंस में इनका, है ना। तो वही प्रॉपर्टी एक तरीके से यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये ऑपरेशंस लगाते हैं डिटरमिनेंट में तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए, मान लो मैं इससे ही बता देता हूँ, कोई डिटरमिनेंट ये था हमारा, ठीक है, तो मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया R1 में, ठीक है, R1 में ऑपरेशन लगाया कि R1 प्लस के R3, इसका मतलब इसमें मैंने चेंज किया है R1 में, ठीक है, किसका इस्तेमाल करके किया है, R3 का, ठीक है।
R1 में चेंज किया R3 का इस्तेमाल करके, इसका मतलब R2 तो सेम टू सेम, R3 भी सेम टू सेम, ठीक है, दोनों सेम टू सेम। R1 में चेंज करते हैं तो पहला एलिमेंट A1, फिर देखो यहाँ ऑपरेशन क्या लगा, R1 प्लस के R3, इसका मतलब इसमें सबकी के की मल्टीप्लाई करके तब उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा, पहला एलिमेंट बन गया हमारा A1 प्लस के C1, A1 प्लस के C1, दूसरा बना A2 प्लस के C2, A3 प्लस के C3। इस तरीके से हमारे एलिमेंट बन के आ गए, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आप ध्यान दो, अभी हमने ऊपर जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे। मैं क्या कर सकता हूँ, एक डिटर्मिनेंट तो बना सकता हूँ इसके अलोंग A1 A2 A3 के अलोंग, ठीक है, वो ये रहा, ठीक है। दूसरा बनेगा मेरा किसके अलोंग, के C1 के C2 इनके अलोंग, ठीक है, ये रहा, बना दिया। बीच में प्लस लगा दे दोनों डिटरमिनेंट के, ठीक है, क्योंकि हम ये प्रूफ कर सकते हैं ऊपर कि हाँ कर चुके हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। देखो मैंने लिखा है साइड में यूजिंग प्रॉपर्टी 5, तो हमने इसको मान लिया था कि ये डेल 1 है। जब हमने ये प्रॉपर्टी लगाई तो देखो ये तो डिटरमिनेंट सेम टू सेम ऊपर वाला ही तो बन के आ गया हमारा, जो हमारा गिवन था हमें, जो हम लेके चले थे, ये रहा, तो ये तो डेल के बराबर हो गया। अब इधर जो आप ध्यान दो तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी 3 का इस्तेमाल भी हम करेंगे आगे, लेकिन आप ध्यान दो तो इसके रो 1 में के की मल्टीप्लाई है, तो मैं के को बाहर भी तो ले सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी 4 जो पढ़ी थी उसमें क्या था कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में आप किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप उस पूरे डिटर्मिनेंट में ही आपने उसकी स्केलर की मल्टीप्लाई की है। एक रो में करने से उस पूरे डिटर्मिनेंट में उसकी मल्टीप्लाई हुई है। अगर आप हर एक रो में कर दोगे तो आपको उतनी बार ही बाहर उस डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई दिखानी पड़ेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू उतनी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो मैं फिलहाल ये भी तो कह सकता हूँ कि मैं इसकी पहली रो में से के को कॉमन ले लूँ, ये ले लिया, अंदर क्या बचा C1 C2 C3 और ये B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखो ध्यान दो तो इसमें पहली रो और थर्ड रो दोनों सेम है, और जब दो सेम रो या दो सेम कॉलम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल 1 इक्वल टू डेल प्लस 0, यानी कि डेल 1 इक्वल टू डेल। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या है, इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा ये है कि मान लो आपको कोई डिटर्मिनेंट गिवन है 3 6 8, ठीक है, 3 6 8 ले लिया। अब नीचे मैं यहाँ ले लेता हूँ 6, ठीक है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या ले लेते हैं यहाँ पे 16, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी A B C इस तरीके से मान लो कुछ भी ले लिया हमने। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पे 2 तरीके हैं, एक तो ये कि मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूँ, मुझे दिख रहा है भाई इसमें एक कॉमन फैक्टर है 2, तो जब मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ 6, यहाँ 8, ऊपर सेम टू सेम है तो 0 होगी डिटरमिनेंट की वैल्यू। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस पूरी की पूरी रो को ही 0 बना दूँ रो 1 का इस्तेमाल करके। कैसे, अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊँ R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस रो के और इस रो के बीच में 2 का रेशो है, ठीक है, 1/2 का डिफरेंस है, मतलब रेशो है इनके बीच में, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो मैं क्या करता हूँ, रो 1 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करके और रो 2 में से माइनस कर दूँ तो ये पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, 0। और किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर उसकी एक भी रो या एक भी कॉलम 0 है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग अगर एक्सपेंड करके देखूं तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा उसका आंसर। हर एक एलिमेंट 0 है तो चाहे कुछ भी उसकी वैल्यू रही हो, जब ये जो बाहर 0 रहेगा उस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। तो ये ऐसी इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। और भी बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, आप उन्हें करिए। अगर कोई भी परेशानी आती है मुझे कमेंट में बताना कि किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए।